तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आज एक केंद्र बिंदु बना हुआ है, जो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच के जो विवादों को सुलझा पाने में एक अहम रोल शायद निभा सकता है, या ये समस्या और उलझ सकती है। दो चीज़ बातें इनमें से, एक, भारत आज़ादी के बाद आज तक लोकसभा के सीटों का समायोजन यानी परिसीमन आयोग के द्वारा अब तक 4 बार गठन हुआ, लेकिन 1971 के जनगणना के हिसाब से ही आज तक जो हमारे भारत में संसदीय प्रणाली में लोकसभा के सीट हैं, अभी तक 1971 के जनसंख्या के आधार पर ही सीटों की संख्या है। वर्तमान में 543 सीट हैं और 543 सीटों पूरे भारत में 1971 के जनगणना के हिसाब से ही समायोजित किया गया है। लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 82 के तहत हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होने के बाद परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा के सीटों का समायोजन किया जाता है। इस संदर्भ में जब भारत में आम चुनाव आज़ादी के बाद 1951 से 52 में हुई थी, तो उस समय परिसीमन आयोग का गठन के बाद सीटों का समायोजन हुआ था। उसके अगले सेंसस यानी 1961 में जनगणना होने के बाद 1962 से 63 में फिर से डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा के सीटों का समायोजन किया गया। अगले टेन्योर में, अगले दशक में जो जनगणना आई 1971 के जनगणना के बाद इंदिरा गांधी की सरकार इस डिलिमिटेशन कमीशन के गठन होने के बाद संविधान में संशोधन करके यानी 42 अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय डिलिमिटेशन कमीशन का टेन्योर को बढ़ा दिया गया, यानी सीटों का समायोजन 2001 तक स्थगित कर दी गई। 2001 स्थगित करने का कारण भी प्रमुख मुद्दा उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जनसंख्या पॉपुलेशन डिफरेंस के चलते ये दबाव बना। उस समय भारत में जब 75, 70 और 80 के दशक की जो राजनीति थी, उसमें दक्षिण भारतीय राजनीति का भी एक अहम रोल था। तो इंदिरा गांधी की सरकार के समय ये टेन्योर यानी डिलिमिटेशन कमीशन का जो समय है उसको बढ़ा दिया गया संविधान संशोधन करके। 2001 की जनगणना के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में फिर से एक बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ और उसका समय को संविधान संशोधन के द्वारा यानी 84 संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक लोकसभा के सीटों यानी परिसीमन आयोग के सीटों को स्थगित कर दिया, यानी उसका टेन्योर जो है वो 2026 तक के बढ़ा दिया गया कि 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे। उसी प्रकार से जो विधानमंडल यानी विधानसभा के सीटों का समायोजन है वो 2001 के जनगणना के हिसाब से है। तो विधानसभा के सीट जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका तो करंट जो 2 दशक पीछे 2001 के जनगणना के हिसाब से ही परिसीमन आयोग के द्वारा उसका समायोजन किया गया। लेकिन जो लोकसभा की सीटें हैं वो 1971 के जनगणना के हिसाब से ही अभी तक सीटों का निर्धारण किया गया है। भारत के इस दशक में बढ़ती हुई जनसंख्या आज पूरी दुनिया में सबसे प्रथम स्थान पे आता है। लगभग 150 करोड़ आबादी वाले देश में एक संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में सीटों का समायोजन एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अब हम एक फैक्ट की ओर चलते हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अंतर को दर्शाता है। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के समय से नहीं, इसके पीछे कई दशक से ये मांग उठते रहा है, लेकिन आज जब तमिलनाडु के चुनाव सर पे है तो पूरे दक्षिण भारत के राज्यों समेत उत्तर भारत के विपक्षी राज्य जो सत्ता पक्ष में है और केंद्र में विपक्ष की भूमिका में है, उनको बुलाकर अभी हाल ही में मीटिंग किया गया और उसमें ये तथ्य रखा गया कि आगामी जो परिसीमन आयोग 2026 में बनेगा उसमें सीटों की संख्या का निर्धारण उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत की सीट कम हो जाएंगी। ये एक विवाद का अवसर है और इसका रेफरेंस एम.के. स्टालिन मणिपुर के उदाहरण के तौर पे रख रहे थे। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, उनका उदाहरण था कि जिसका राजनीतिक प्रभुसत्ता नहीं है यानी राजनीतिक में पावर नहीं है, तो उस स्थिति में उनका कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जैसे मणिपुर के उदाहरण, मणिपुर एक छोटा सा राज्य है जिसमें 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीटें हैं, तो उनका राजनीतिक जो पावर है, राजनीतिक जो परिदृश्य है वो कम है, इसके चलते वो आज तक जूझ रहे हैं। ये उनका तर्क था। लेकिन तर्क से इतर अगर आप देखिएगा
क्योंकि जनगणना के बाद जो सीटों का निर्धारण होगा उसमें दक्षिण भारत का भी सीट बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी जनसंख्या उत्तर भारत की अपेक्षा कम ही परसेंटेज के हिसाब से बढ़ी है। लेकिन सीटों जो पूर्व में लोकसभा के सीटों का निर्धारण 10 लाख की आबादी पे हुआ करता था, उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो जो वर्तमान में 131 सीट यानी लक्षद्वीप और पांडिचेरी को मिलाकर टोटल दक्षिण भारत के 5 राज्य जिनमें तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला, ये 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पांडिचेरी मिलाकर 131 सीटों की संख्या होती है। अब उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनकी एक उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या 80 है, लेकिन अगर 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग के द्वारा जब सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तो किस प्रकार होगी? अगर पुराने मानकों के हिसाब से 10 लाख की आबादी पे अगर हम तमिलनाडु का उदाहरण लेते हैं तो तमिलनाडु में लगभग सीटों की संख्या बढ़कर 70 हो जाएगी। अगर 10 लाख की आबादी पे तमिलनाडु का उदाहरण लेते हैं तो उनकी सीटों की संख्या 70 यानी 70 हो जाएगी। अगर वो उस कॉलम को बढ़ाते हैं यानी जो जनसंख्या का निर्धारण 10 लाख की आबादी पे लोकसभा सीट है, अगर उसे 15 लाख करते हैं तो 15 लाख में उनकी जो सीटों की संख्या होगी वो 46 यानी 46 होगी। अगर 20 लाख की आबादी पे अगर वो जाते हैं तो 35 सीटों की संख्या होगी। लेकिन अभी वर्तमान में जब आप देखिएगा तो तमिलनाडु की लोकसभा की सीट की संख्या 39 यानी 39 है, तो 20 लाख की आबादी पे उनकी सीटों की संख्या कम हो जाएगी। उसी प्रकार से हम उदाहरण आंध्र प्रदेश के लिए लेते हैं। आंध्र प्रदेश की वर्तमान सीट जो लोकसभा की सीटें हैं वो 25 है यानी 25 है। अगर हम परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन के बाद 10 लाख के आबादी पर अगर सीटों की संख्या का निर्धारण देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में 10 लाख के आबादी पे 50 सीटें लोकसभा की हो जाती हैं। अगर यही 20 लाख की आबादी पे देखते हैं तो 25 जो पूर्व में उनकी सीटों की संख्या है उतना ही रह जाएगी। अब ये सेंसस 2011 के सेंसस, चूंकि अभी 2021 में जो जनगणना होने वाला था वो कोविड के चलते स्थगित हुआ, उसकी जनगणना 25-26 में निर्धारित सरकार का एक कार्यक्रम रखा गया है। तो आगे की जनगणना किस प्रकार से ली जाती है, लेकिन एक डेटा के हिसाब से जब आप 2011 की जनसंख्या के हिसाब से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसी प्रकार से केरला का उदाहरण लेते हैं तो केरला का वर्तमान सीटों की संख्या 20 है। अगर ये 10 लाख के हिसाब से जब आप बढ़ाते हैं तो इसकी सीटों की संख्या 33 बढ़कर 33 हो जाएगी और 20 लाख की आबादी पे अगर आप लीजिएगा तो इसकी सीटों की संख्या लगभग 16 या 17 हो जाएगा। 15 लाख के आबादी पे 22 सीट निर्धारित होंगी। उसी प्रकार उदाहरण अगर आप तेलंगाना को लेते हैं तो तेलंगाना वर्तमान में सीटों की संख्या 17 सीटें हैं। 10 लाख के आबादी पे ये बढ़कर 35 यानी 35 हो जाएगा। 15 लाख के आबादी पे सीटों की संख्या 23 हो जाएगी और 20 लाख की आबादी पे 17 या 18 हो जाएगी। तो उनका भी सीटों का संख्या तो बढ़ेगा, लेकिन गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार या गृह मंत्री के अभी वर्तमान में एक भाषण के अनुसार ये बात बताया गया कि 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन होगा, लेकिन उसी अनुपात में होगा जो अभी का रेशियो है। जो जिस रेशियो में सीटें तो बढ़ेंगी लेकिन रेशियो बराबर होगा। तो हम कुल मिलाकर दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राज्य थे जिनमें आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका के सीटों के बारे में हमने देखा। उसी प्रकार हम उत्तर भारत की जो बड़े राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जब आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जहां वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, अगर परिसीमन आयोग के बाद उनकी सीटों की वृद्धि अगर होती है तो 10 लाख की आबादी पे अगर सीट की वृद्धि होती है तो सीधे यूपी यानी उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों की संख्या 200 हो जाएगी यानी 200 सीटें हो जाएंगी। तो एक अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना यानी ऑफिशियल जनगणना के हिसाब से 21 करोड़ जनसंख्या माना गया, लेकिन इस दशक के बाद जब सेंसस होगा तो हो सकता है कि 25 या 26 या 30 करोड़, लगभग 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या देखा जाए। लेकिन अब हम मान के चलते हैं कि 2011 के जनगणना के हिसाब से अगर परिसीमन करते हैं तो इनकी सीटों की संख्या अप्रत्याशित वृद्धि होगी, यानी पहले जो 80 सीट थी अब वो बढ़कर 200 सीट हो जाएगी। वहीं अगर 15 लाख के हिसाब से सीटों की वृद्धि होती है तो 133 और 20 लाख के हिसाब से देखा जाए तो ये 100 सीटें होती हैं। उसी प्रकार बिहार की वर्तमान लोकसभा सीटें 40 यानी 40 है। अगर वो 10 लाख की आबादी से बढ़ते हैं तो इस
10 लाख के प्रोफार्मा से लोकसभा की सीटों की संख्या 100 यानी 100 हो जाएगी। वहीं 15 लाख के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 66 यानी 66 हो जाएंगे, और 20 लाख के हिसाब से 50 हो जाएंगे, यानी 20 लाख के हिसाब से भी बिहार की लोकसभा की सीटों की संख्या वृद्धि होंगी। तो कई ऐसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्य हैं जो एक बेसिक फार्मूला पे भी पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या में बढ़ चढ़ के भागीदारी दक्षिण के राज्यों ने निभाई। उनका यही तो तर्क है कि हाँ, आगे आने वाला जो भारत के विकास डेवलपमेंट में हमने बड़ा अच्छा योगदान दिया। हाँ, लेकिन उनका एक और तर्क ये भी होना चाहिए, क्योंकि जियोग्राफिकली आइडेंटिटी रूप से आप देखिएगा तो दक्षिण के जो राज्य हैं उनकी क्लाइमेट के साथ साथ जो प्राकृतिक तटरेखा है, जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं, उनके हिसाब से भी डेवलपमेंट का अच्छा खासा उदाहरण हो सकता है। जैसे 3 तरफ से कोस्टल एरिया है जहाँ से सी ट्रांसपोर्टेशन का साधन अच्छा से उपलब्ध हो जाता है, ये भी एक डेवलपमेंट का रूपरेखा है। वहीं पे उदाहरण के तौर पे केरला के बारे में हम लोग सब उदाहरण देते हैं। केरला जहाँ लिटरेसी रेट यानी 99.99% है, वहीं बिहार का लिटरेसी रेट अगर हम देखते हैं तो ये 60 के एबव के आसपास मिलता है। तो आज जो विवाद उठ रहे हैं उस विवाद के उदाहरण के तौर पे हमने उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उदाहरण लिया। अगर डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन आयोग 2026 में जो निर्धारित है, होने के बाद सीटों की संख्या कितने बढ़ेगी,